हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। यह क्लास आपकी लंबी होने वाली है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं एनेशियंट हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपका पाषाण काल से है, जो कि हमारे पास है स्टोन एज से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर कुंतासी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन टी, यहाँ पर ये तीनों हमारे पास क्या है, नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल हैं। तो देखिए एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछा है, शिफ्ट आपकी सेकेंड है। देखिए कुंतासी एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि अन्य सभी नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल हैं। कुंतासी गुजरात राज्य के मोराबी जिले में स्थित है, जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से चित्रित जो मृद भाण हैं, इसके प्राप्त जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका है, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां पुरातात्विक स्थल पर पाई जा गई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके डॉट डैश दिया हुआ है, तो इसको आपको बताना होगा। तो आपका राइट आंसर बुर्ज होम हो जाएगा। बुर्ज होम में देखिए, यहाँ पर बुर्ज होम में जो कि सीढ़ियों की ओर जाने वाली जो कि आपकी सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो देखिए भारत के जो कि उत्तरी क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति का उल्लेख मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए बुर्ज होम कहाँ पर है, बुर्ज होम कहाँ पर है, तो बुर्ज होम आपका कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो कश्मीर के अंतर्गत आता है, या 1935 ईस्वी में खोजा गया था। डीप टेरा और पीटरसन नामक 2 वैज्ञानिकों ने खोजा था। बुर्ज होम से जो गड्ढे पाए गए, उसमें जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर घरों के अवशेष जो प्राप्त हुए, जिसमें सीढ़ियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सावधान के साक्ष्य भी, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुत्ते के साथ मनुष्य के जो शरीर दफनाए गए हैं, तो वो कहाँ पर दफनाए गए हैं, तो बुर्ज होम आपको बताना होगा। बुर्ज होम कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए प्रौद्योगिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। यह काल आधुनिक काल लगभग 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर के 12,000 साल तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास में 99% का विकास हुआ था। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। जब मानव ने खेती करना शुरू किया था, तब भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, कुन्नूर पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ देखिए मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, भीमबेटका में आपको देखने को मिलेंगे, और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघनपुर में भी आपको देखने को मिलेंगे। इस काल के जो जलवायु परिवर्तन है तथा उस समय की पत्थर के हथियारों के भी, औजारों के भी प्रमाण आपको इसी प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 आपको विभाजित किया गया है, हम कह सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल एक होता है, तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो देखिए यहाँ पर डिटेल पर भी बात हो रही है, तो डिटेल पर बात हो रही है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने, और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जानते हैं, तो अलेक्जेंडर, जो कि हमारे पास है, कनिंघम को जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास डिटेल में भी है, और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है, और सारे प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन का हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत देश में सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसके कार्यों का पुरातात्विक अवशेष के सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन, संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं रख रखाव करना आदि शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1861 में हुई। एएसआई की स्थापना हुई। इसके जो महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के लेखक के जनक के रूप में भी जाना जाता
है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5वां। हड़प्पा लिपि ने 10 बार आकार को अर्थात 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया है? तो आपको बताना है धौलावीरा में पाया गया है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब धौलावीरा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी शताब्दी तक माना जाता है। इसकी खोज वर्ष 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई। धौलावीरा से भी संधव लिपि में 10 बड़े अक्षरों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस लेख में वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर में अब तक प्राप्त लिखावट से सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट 1 मीटर की लकड़ी पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भर करके तैयार किया गया है, जिसमें अक्षरों का आकार 37 सेंटीमीटर से लेकर के 27 सेंटीमीटर 37 गुणे 27 सेंटीमीटर है। यह आकार में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। देखिए वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को भारत की 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे बहुत ही पूछ सकता है कि कब यहाँ पर किसने इसकी खोज की धौलावीरा की, या कहाँ पर स्थित है, और इसके जो है हम कह सकते हैं कि यूनेस्को में से कब विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज हुई है? तो देखिए महान स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। और देखिए मोहनजोदड़ो में 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एक अन्नागार मिलता है, और एक आपका स्नानागार मिलता है। स्नानागार मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन आपकी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल में, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकारा जिले में सिंधु घाटी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार उत्तर से दक्षिण अर्थात 11.89 मीटर लंबा, जबकि हम कह सकते हैं कि 7.01 चौड़ा और यहाँ पर 2.44 गहरा है। और देखिए यहाँ पर विशाल स्नानागार का उपयोग सर्वाधिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया गया था। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का क्वेश्चन, और देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में मिले जो आपके महान स्नानागार हैं, उनको परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ा करके बनाया गया? तो प्राकृतिक चारकोल की जो परत है उसको चढ़ा करके बनाया गया। क्या बनाया गया? महान स्नानागार को बनाया गया, जो कि बहुत ही टिकाऊ होता है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं डिटेल में, समझते हैं। डिटेल में देखते हैं तो देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्थ्य कला एवं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बेहद स्नानागार है। दक्षिण में इसकी खोज, देखिए ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं। और देखिए नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसमें जल भरने तथा निकलने के लिए भी नालियों की व्यवस्था की गई है। इसको प्राकृतिक चारकोल परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई हैं? तो देखिए अग्निवेदियां कहाँ पर पाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है लोथल में। अब देखिए लोथल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन जो आपकी स्थल है जिसका नाम है लोथल, कालीबंगा और बनवाली, जो कि अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। इन अग्निवेदियों का प्रयोग संभवतः हम कह सकते हैं यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता रहा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल में लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज SR राव ने 1900 कब की थी? 1954 में की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके SSC GD के लिए बन जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? देखिए हड़प्पा कालीन जो रंगपुर है आपका किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात में आपका रंगपुर स्थित है। अब देखिए बात कर लेते हैं तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीपीय में भवार नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई कब की गई? तो 1953 से लेकर के 1954 के बीच ए रंगनाथ राव द्वारा की गई। और देखिए इसी वजह से रंगपुर नाम पड़ा। और यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। रंगपुर में मिले कच्ची ईंटों की दुर्ग, नालियाँ, मृग भाड़,
बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर धान के भूसी के ढेर भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपकी हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर किसके बनाए गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंगन के बनाए गए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आमतौर पर कमरे जो हैं वो किसके बनाए गए? आंगन की। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिटेल में है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसमें प्रारंभिक जो हम कह सकते हैं आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवशिष्ट थे या भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम नगरीय क्रांति के अवस्था में दर्शाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता पर घर आमतौर पर 2 या 3 मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर पतन अर्थात बंदरगाह शहर नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल हो गया आपका, रंगपुर, सूरकोटदा, बालाकोट और हमारे पास है खीरखाड़ा हो गया, लेकिन हम कह सकते हैं राखीगढ़ी नहीं हुआ। लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह था जो कि पश्चिमी एशिया के व्यापार के लिए प्रमुख था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल में कौन सा बंदरगाह था? तो लोथल में कहाँ पर स्थित है या किस वजह से प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह की वजह से प्रसिद्ध है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? इसको बताना है एस.आर. राव ने की थी। लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जिसकी खोज 1954 से 1953 में एस.आर. राव ने की थी। यह जो कि हम कह सकते हैं नगर जो कि गुजरात के संभाल की खाड़ी के निकट भगाओ नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह बोदीवाड़ा, इसी के साथ चावल और देखिए चावल की भूसी, अग्निवेदियाँ आदि प्रमुख देखने को मिली हैं। इसे लघु हड़प्पा की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लघु हड़प्पा की सभ्यता जो है, लघु हड़प्पा की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? दूसरी। तो यहाँ पर आपको बताना है लोथल। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, धोलावीरा और लोथल का प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ पर हैं? तो आपको बताना है गुजरात में है। देखिए धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है जिसकी खोज 1985 में एस.आर. विष्ट ने की थी, जबकि लोथल जो कि बंदरगाह स्थल है जो कि गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भगोन नदी के किनारे पर स्थित है तथा इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 में की थी। वैधता यह है कि यहाँ पर दोनों प्राचीन हड़प्पाकालीन बस्तियां हैं जिनका क्रमानुगत लगभग 2500 ईसा पूर्व आसपास माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर 3, अर्थात 3 भागों में विभाजित किया गया। अब देखेंगे कौन कौन से 3 भाग थे, तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग थे। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। धौलावीरा कच्छ के रण गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज 1968 में पुरातात्विकविद जगपति जोशी द्वारा किया गया था। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया। दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचले भाग में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग में विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हाल ही में यूनेस्को ने जो कि गुजरात के धौलावीरा शहर को 40वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता घोषित की है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया जाने वाला भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियरिंग आज भी पाकिस्तान के पंजाब के पहले रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, तो किसको लिए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंटों को। देखिए ईंटों को जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण इन्हीं ईंटों से किया गया था। हड़प्पा स्थल में प्राप्त ईंटों का इस्तेमाल पाकिस्तान की इंजीनियरों ने द्वारा पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रयाग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एसएससी जीडी में। अब देखिए एसएससी जीडी 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? तो इसको बताना है तो आपको यहाँ पर बताना होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़, जो कि हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। सिंधु जो कि घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कह सकते हैं कि की गई थी। इसके द्वारा जो कि हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो कि मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके प्रमुख जो स्थल हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदुहाड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली आदि हैं, जबकि मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता के संबंधित नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति किसके रूप में ढाली गई है? तो देखिए किस में ढाली गई है? तो आपको बताना होगा कांस्य में ढाली गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको मोहनजोदड़ो में नतकी की मूर्ति मिली है, जिसे कांस्य मूर्ति के रूप में कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई होगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि सिंधु घाटी जो 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी, निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? तो आपको बताना होगा रूस नहीं है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी भागों में विस्तृत है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 प्रमुख जो कि प्राचीन शहरी सभ्यताओं के घर थी, जबकि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप 19 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और यहाँ पर डेड डैश दिया हुआ है, खुदाई करने के सामने आए, तो आपको बताना होगा मोहनजोदड़ो। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा को बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसी 2 प्राचीन नगर की खोज की गई। अब देखिए हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा नगर की खोज की थी। इस महत्वपूर्ण खोज में देखिए मनुष्य के शरीर की बलुआ, पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ियां आदि देखने को मिली। लेकिन मोहनजोदड़ो में 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। इसमें सिंध प्रांत पाकिस्तान में देखने को मिला। ललकारा जिले में सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण खोज जो है इसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नतकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर आदि देखने को मिलती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका है चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 है वैदिक सभ्यता महाजनपद, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी में। देखिए एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्राचीन सभ्यता के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से डेड डैश अनुष्ठान किया जाता है, तो बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता है, चाहे वह जन्म क्षत्रिय ही ना हो। यहाँ पर आपको बताना है हिरण्यगर्भ। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के लोग विश्वास करते थे कि ब्राह्मणों के सहयोग से अगर हम हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करते हैं तो बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ही क्यों ना हो। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास बहुत ज़्यादा करते थे कि ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करते थे, जो कि बलिदानी व्यक्ति के अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता था, चाहे जन्म में वे क्षत्रिय न हो। लेकिन 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख गुर्द ने अपने चाणक्य अधिपति को पराजित कर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो आपको 16 महाजनपद बताए जाएंगे कौन कौन से हैं, और देखिए इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन कामरूप नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 16 महाजनपद की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे पास है मल्ल, जो हम कह सकते हैं कि देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के जिलों में देखने को राजधानी कुशीनगर और पावा थी। इसी के साथ देखिए काशी की राजधानी आपकी वाराणसी देखने को मिलती है। कोसला की जो कि फैजाबाद, गेंडा जो कि बहराइच के जिले हैं, जो कि राजधानी उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल अयोध्या थी। इसी के साथ वत्स हो गया, चैंदी हो गया। तो यहाँ पर देखिए वत्स की कौशाम्बी थी, चैंदी की राजधानी शक्तिमती थी,
अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो पाचंड जो हमारे पास है, पांचाल जो कि हमारे पास है, उड़ेलखंड पश्चिमी पूर्वी राजधानी, अत्रि छौ और हमारे पास है कपिल थी, सूरसेन जो कि हमारे पास है ब्रज मंडल राजधानी मथुरा थी, कुरु मेरठ जो कि हमारे पास है दक्षिण पूर्वी हरियाणा राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन की संप्रदाय से था, तो आपको बताना होगा शाक्य संप्रदाय से था। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि ये कौन कौन से संप्रदाय थे उस समय। देखिए भारत में पहली शताब्दी से पूर्व 6 अस्तित्व एवं 3 नास्तिक दार्शनिक मैत्री का प्रतिपादन हो चुका था। अस्तित्व मत को हम कह सकते हैं खंड दर्शन सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें शाक्य, योग, न्याय, इसी के साथ वैशिष्टिक, मीमांस और वेदांत शामिल थे। शाक्य प्रदर्शन में प्रवर्तक कपिल मुनि थे। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इस दर्शन के प्रकृति में प्रथम जो कि व्यापाश्य तत्व माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कौन प्रवर्तक थे किस दर्शन की। देखिए हम कह सकते हैं कि योग के जो प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि थे, न्याय के प्रवर्तक महर्षि गौतम, वैशेषिक के जो हम कह सकते हैं कि वैशेषिक के जो प्रवर्तक थे महर्षि कणाद, और देखिए मीमांस के प्रवर्तक आचार्य जमीनी और वेदांत के प्रवर्तक देखिए महर्षि बादरायण थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर का क्वेश्चन, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया था, तो आपको बताना होगा गृहस्थ प्रावधान किया गया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कौन कौन से आश्रम होते हैं आपके 4। देखिए ऋषि जो कि मनु ऋषि के मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन में 4 आश्रमों में बांटा गया है। जो 4 आश्रम हैं आपके ब्रह्मचार्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया और संन्यास आश्रम हो गया। गृहस्थ आश्रम क्या होता है, इस समय जो होता है मनुष्य को अपने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चरण जो होते हैं वो 25 वर्ष से शुरू होते हैं और 50 वर्ष तक चलते हैं। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहाँ मनुष्य को अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्य दोनों को संतुलन करना पड़ता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों को कितने मंडलों में बांटा गया है, तो आपको बताना होगा 10 पुस्तकें हैं। देखिए 10 पुस्तकें हैं जिसमें ऋग्वेद एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना जो की गई थी सक्त वैष्णव प्रदेश में की गई थी। इसमें 10 मंडल पुस्तकें हैं जबकि 1028 सूक्त और लगभग 10,580 मंत्र हैं। और 10वें मंडल की पुरुष सूत्र का उल्लेख है जिसमें 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको आपको याद रखना होगा, एक तरीके से याद रखना होगा कि एक सीक्वेंस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेश ऋग्वेद से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर आयुर्वेद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर उपवेद ऋग्वेद से संबंधित कौन नहीं है, तो आयुर्वेद आपका नहीं है। और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं। ये 4 वेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद जो है हम कह सकते हैं ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन है। गंधर्व वेद जो कि सामवेद का उपवेद है और इसमें संगीत कला से संबंधित है। और धनुर्वेद में और यजुर्वेद का उपवेश है, यह युद्ध कला से संबंधित है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपदेश है जो कि हमारे पास शिल्प कला संबंधी कला का ज्ञान होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह में चयन करना है, तो हमें देखना है सही समूह किस तरीके से है। तो आपको अग्नि, इंद्र, सोम, जहाँ पर देखिए आपको टिक लगा देना है। और एसएससी जीडी में 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को एक वैदिक देवता भी कहते हैं। जिन देवताओं को मुख्य रूप से वेदों में वर्णन हुआ था उसे ही कहते हैं वैदिक देवता। अग्नि, इंद्र, सोम, पृथ्वी, ये तीनों आपके चारों आपके देवता हो जाएंगे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है। देखिए आपकी 6 विचारधारा हैं भारतीय दर्शन की, तो इसमें आपको बताना है वेदांत है। ऑप्शन में आपका हो गया सही। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि भारतीय दर्शन में कौन कौन सी 6 आपकी अस्तित्व दर्शन है। देखिए भारतीय दर्शन सामान्यतः
आस्तिक एवं नास्तिक वर्गों में विभाजित किया गया है। आस्तिक दर्शन मूलतः 6 होते हैं: न्याय, वैशेषिक, शाक्य, योग, मीमांस और वेदांत। वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेदों का अंतिम भाग। आरंभ में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ था। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4, मगध की उत्कर्ष, अर्थात हम कह सकते हैं कि मगध का किस प्रकार से आपका उदय हुआ। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 28 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, हर्यक वंश के उस शासन का नाम बताइए जो कि हमारे पास है अज्ञातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी, उदयन। उदयन जो था वो अज्ञातशत्रु का पुत्र था, उसने पाटलिपुत्र नगर की जो कि नींव रखी थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं डिटेल में क्या है। तो देखिए, मगध उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह एवं गिरिव्रज थी। 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व के मध्य जो कि मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का शासन किया। इस वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। बिंबिसार का पुत्र जो कि अज्ञातशत्रु था और अज्ञातशत्रु का पुत्र जो उदयन था, और इसकी हत्या कर दी गई 493 में। मगध की सत्ता संभाली। 33 वर्ष की उम्र में ही शासन के पश्चात अज्ञातशत्रु के पुत्र दयायन ने इसकी हत्या कर दी एवं 461 में शासन में बागडोर अपने हाथों में ले ली। उदयन ने गंगा और सोम नदियों के संगम तट पर अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसमें जैन धर्म की संरक्षण प्रदान किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र जो कि हमारे पास है नाग दर्शन देखने को मिलता है। देखिए, बिंबिसार का पुत्र था अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु का पुत्र कौन था? तो अज्ञातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन का पुत्र कौन सा था? तो नागदर्शन था। अब देखिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 5 शुरू हो गया। चैप्टर नंबर 5 आपका है जैन एवं बौद्ध धर्म, अर्थात भगवत एवं शैक धर्म। तो आइए हम बात कर लेते हैं, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आपके। देखिए, जात्रक या हमारे पास कह सकते हैं झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो आपको बताना होगा ऑप्शन डी, वर्धमान महावीर के पुत्र थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म की 24वें अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाखी के कुटग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि वज्र महाजनपद के अंतर्गत आने वाले जात्रक गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम त्रिशला और वैशाली के त्रिवठी नरेश चटेक की बहन थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 5वीं एवं 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व आसपास युद्ध की, हम कह सकते हैं आसपास बुद्ध के उपदेशों के संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपको बताना होगा, आपको ऑप्शन बी बताना होगा, त्रिपिटक था। देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। 5वीं एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक, जिसे हम कह सकते हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और हमारे पास है अधिधम्ब पिटक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में इन्हें वैध ज्ञान त्रिपिटक से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए यह भाषा जो थी इनकी पाली थी। बुद्ध ने अपनी उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली ही रखी थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको बताना है वैशाली में दिया था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में जो कि हम कह सकते हैं रामभाड़ स्तूप का निर्माण बुद्ध के राख के एक हिस्से के साथ किया गया, जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको 32 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना होगा बिहार में हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 599 में कुटग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो कि हम कह सकते हैं कि जाम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे हम कह सकते हैं कि तट पर
साल वृक्ष के नीचे, क्या कह सकते हैं, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। 72 वर्ष की आयु में ही महावीर की मृत्यु हो गई। और देखिए यहाँ पर 527 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में इनका जन्म हुआ, पावापुरी में सॉरी इनकी मृत्यु हुई थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 33 नंबर का क्वेश्चन। एलिफेटा गुफाओं में से डेड संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पर एलिफेटा की जो गुफाएं हैं वो भगवान शिव को प्रदर्शित करती हैं। एलिफेटा की गुफाएं एलिफेटा द्वीप या फिर हम कह सकते हैं धारापुरी पर स्थित मूर्तियों की गुफाओं का एक नेटवर्क है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर से पूर्व स्थित है। एलिफेटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों अर्थात रॉक ऑल्ट का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना होगा आगम सूत्र कहा जाता है। देखिए भगवान महावीर जो हैं उनके वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक तथा 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म वैशाली गणतंत्र के गुरुग्राम में जागृत कुल के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था। जैन साहित्य के प्राचीनतम भाग अगम सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेशों, शिक्षा तथा जैन संस्कृति के संदर्भ में रखने वाली अनेक कथा कहानियाँ का संकलन तथा जीवन उपयोगी सूत्र देखने को मिलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन डेड डैश है। इसके बाद आपको बताना है को लाइट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना होगा बुद्ध को। भगवान गौतम बुद्ध को उनकी सदा विचारों के कारण लाइट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कह सकते हैं 563 ईसा पूर्व लुम्भानी नामक स्थान में नेपाल में हुआ था। वैशाख जो कि हमारे पास है पूर्णिमा के दिन इनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब से वे बौद्ध कहलाए। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में जो कि हम कह सकते हैं धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आपको बताना होगा बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जो कि संभवतः स्वयं गौतम बुद्ध द्वारा कही गई हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है नालंदा। नालंदा किस धर्म का प्राचीनतम शिक्षण संस्थान है? तो आपको बताना होगा बौद्ध धर्म का, जो कि नालंदा प्राचीनतम शिक्षण संस्थान है। नालंदा बौद्ध धर्म के प्राचीनतम शिक्षण संस्थान है। यहाँ बौद्ध धर्म की महायान भाषा की शिक्षा दी जाती है। यहाँ अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त होता है। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुप्त, गुणमती एवं स्थिरमती थीं। हैनसोंग एवं इत्सिक ने इसका जो हम कह सकते हैं कि इसकी चर्चा की है अपनी पुस्तक पर। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो आपको बताना होगा शाक थे। देखिए प्राचीन बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु शाक गण की एक हम कह सकते हैं राजधानी थी। यहाँ पर शाकों का शासन था। इसी के साथ देखिए तिच्छावी वैशाखी के शासक थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा आरंभिक गुप्त राजवंश का शासन प्रयाग, संकेत और मगध में फैला हुआ था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया जो कि हमारे पास है पाली कैनन किस धर्म के मूल ग्रंथ था? तो पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ था? तो बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ था। देखिए 5वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ था। इसको त्रिपिटक के रूप में भी जाना जाता है। यह बौद्ध शाकों का मानक संग्रह था। इसे पाली प्राकृत भाषा में भी लिखा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना होगा वैष्णव से। भक्ति संत जो कि आंडाल वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी। आंडाल जो हमारे पास कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध महिला संत थी। वे वैष्णव अलवार संतों का एकमात्र नारी थी। इन्होंने दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। आंडाल का जन्म 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आपका है मौर्य मौर्योत्तर साम्राज्य।
अर्थात यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपसे बात की जाएगी। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। अंतिम सुख शासक की हत्या करने के बाद मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसमें आगे चलकर डैडस वंश की स्थापना की। तो आपको बताना होगा कब कर्ण कर्व वंश की स्थापना की। देखिए पुष्यमित्र युग ने 165 में, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध के सुग वंश की स्थापना की। सुग वंश का अंतिम शासक देवभूति तथा इसकी हत्या 75 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। मगध पर एक नए राजवंश कर्व वंश की स्थापना हुई। कर्व वंश ने पूर्व में मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो हम कह सकते हैं कि सुशर्मा था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चाणक्य के शासन काल में प्रधान अमात्य थे कौन थे? तो देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखिए चाणक्य जो शासनकाल था, चाणक्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था के शासनकाल में अमात्य का पद किसने लिया था? चाणक्य ने। चाणक्य जो थे हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के, जो कि हमारे पास से प्रधान अमात्य थे, वह कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात है। विष्णुगुप्त कूटनीतिक, अर्थशास्त्र, नीति, राजनीति एवं महाविद्वान और अपने महाज्ञान के कुटिल सहयोग जन कल्याण एवं अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजन कार्यों करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। उनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक शास्त्र से है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है? भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन डी सांची से है। देखिए भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इस स्तंभ की 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था तथा इसकी रचना ग्रीको बौद्ध शैली से प्रभावित है। सांची के प्राचीन, जो कि हम कह सकते हैं इतिहास के अवशेष से के रूप में यहाँ पर स्तंभ आज भी मौजूद है और सदियों पुराना होने के बावजूद भी नवनिर्मित दिखाई देता है। सांची स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं और जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्कों पर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको 4 कथन दिए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। तो देखिए ये आपका जो हम कह सकते हैं असत्य है। देखिए घनानंद को पराजित करने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चाणक्य की सहायता प्राप्त की। इसके पश्चात चाणक्य जो थे विष्णुगुप्त कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की जिसका संबंध राजनीतिक से था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ना कि अशोक का समकालीन था। आज कह सकते हैं अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय के पश्चात विजय अभियानों का त्याग कर दिया। अर्थात कलिंग में इतना खून खराबा देखा कि इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने अशोक ने पद को त्याग दिया और इसके बाद इन्होंने साधु का रूप ले लिया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन। डेड डेड डेस साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसने शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं, तो कौन सा था? तो आपको बताना है मौर्य था। एसएससी जीडी में क्वेश्चन 2021 में पूछा है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। तो देखिए डिटेल में यहाँ पर है मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ चंद्रगुप्त मौर्य के 321 ईसा पूर्व मगध में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय पर द्वारा प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर पूर्व भारत के हिस्से केरल और तमिलनाडु को छोड़कर मौर्य ने शेष भारतीय उपमहाद्वीपों में शासन किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात पटना थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही क्रमानुक्रमित रूप से दर्शाता है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। देखिए चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का बेटा बृहदत्त था। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि किसका कितने समय तक शासनकाल रहा। मौर्य राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 1327 वर्ष भारत
137 वर्ष भारत में शासन किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 से 298 ईसा पूर्व, बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व और अशोक महान 272 से 232 ईसा पूर्व और बृहदत्त मौर्य 187 से 185 ईसा पूर्व देखने को मिलता है इनका शासन। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 47 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अंतिम मौर्य साम्राज्य की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है पुष्यमित्र युग के द्वारा की गई। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या इसकी सेनापति पुष्यमित्र युग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। मगध साम्राज्य के युग वंश की नींव रखी। देखिए जो हमारे पास है शुक वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की 73 ईसा पूर्व में की थी तथा इसका मगध साम्राज्य के कर्ण वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मौर्य साम्राज्य का अंत करने के बाद शुक वंश चला, शुक वंश के बाद आप कह सकते हैं कि कर्ण वंश चला। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो आपको बताना है नंद राजवंश पर शासन किया था। देखिए यहाँ पर हमारे पास है नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में ही सेलुकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वंश चले। देखिए हर्यक वंश था, इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि इनका किस समय तक समकालीन रहा। अब आइए हम बात कर लेते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। अशोक की कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है 1900 जो कि हमारे पास है 1958 में की गई थी। 1958 में देखिए कंधार के जो द्विभाषी शिलालेख थे सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व शिला के दो भाषाओं में ग्रीक एवं हम कह सकते हैं अरामाइक में उत्कीर्ण कराया गया था। प्रसिद्ध शिलालेख था। यह अशोक द्वारा निर्मित प्रथम शिलालेख था जो कि शासक की 10वें वर्ष में अकीर्ण कराया गया था। इसकी खोज 1958 में हुई थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिसे डेडस किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना होगा धम्म महामंतः के रूप में जाना जाता है। अशोक मौर्य राजवंश का तीसरा शासक था। उसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उन्होंने 260 ईसा पूर्व आसपास बौद्ध धर्म के राजकीय धर्म घोषित किया। उन्हें धर्म महामंत्र के रूप में भी धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्होंने धर्म का प्रचार करने का विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देने का कार्य किया। और देखिए पीडीएफ आपको है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी जहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य व कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसकी जो हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 52 नंबर का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो आपको बताना होगा ब्राह्मणी जो हमारे पास है उसके सबसे अच्छे आपके उदाहरण देखने को मिलते हैं। मौर्य युग के महान सम्राट अशोक ने अपने विचार एवं राजद्वेष का पत्थर पर शिला पर संकीर्ण कराया जिसमें मुख्यतया ब्राह्मी लिपि मिलती थी। अशोक ने जो कि हमारे पास है खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि भी लेख लिखा है। इसके बाद हम कह सकते हैं सहबाज कड़ी एवं मनोसेहरा अभिलेखों खरोष्टी लिपि में एक लगमान अरमाइक लिपि शेष ब्राह्मणी लिपि है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, गुप्त एंड गुप्तोत्तर साम्राज्य। अब यहाँ पर आपको गुप्त काल देखने को मिलेगा। गुप्त काल के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से
महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो इसको बताना होगा आपको। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम थे। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को ही हम चंद्रगुप्त कहते हैं, वंश के प्रथम वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा पाटिल पुत्र को राजधानी बनाया। मथुरा अभिलेखों को पता चलता है कि उन्होंने 319 में गुप्त संवत की स्थापना भी की है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रयाग प्रशस्ति डैश से संकलित की गई है, तो आपको बताना होगा संस्कृत से। इलाहाबाद प्रशस्ति, इसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो कि इलाहाबाद में है। यह संस्कृत में लिखा गया था। इसकी रचना हरिशेष ने की थी। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो आपको बताना होगा समुद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त के प्रथम का उत्तराधिकारी जो था वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे तथा इन्होंने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा का इतिहासकार विसट मिस्र में देखने को मिलता है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा था अपनी बुक पर। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है डेट डेट डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपको बताना होगा गुप्त। देखिए गुप्त काल का भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि एवं शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखे गए जो गुप्त काल हैं वो हम कह सकते हैं हरभूत स्तूप, सोची स्तूप और यहाँ पर स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ की दशावतार मंदिर और इसी के साथ भूमरा का शिव मंदिर, चित्रकला के क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं देखने को मिलती हैं। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास के मेघदूतम, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना देखने को मिलती है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के देखें तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की तिर्यता की गणना की, वहीं बराहमिहिर ने चंद कैलेंडर की शुरुआत की। गुप्तकाल के विज्ञान जो हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी को लेकर के साहित्यिक, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई। इसमें वह काल जो कि हमारे पास है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 57 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ ही थानेश्वर एवं कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो आपको बताना होगा हर्षवर्धन विराजमान हुए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन राजा बना, लेकिन मालवा नरेश, देवगुप्त एवं गौड़ नरेश शशांक की दूर भी संधि वंश मारा गया। इसके बाद 606 में हर्षवर्धन राजावर्धन का छोटा भाई थानेश्वर एवं कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ। चीनी यात्री हेनसोंग जो कि अपने शासनकाल में उनके ही शासनकाल में आया, इन्होंने हर्षवर्धन के शासन के समय सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का संजीव वर्णन किया है अपनी बुक पर। इसी के साथ देखिए चैप्टर नंबर 8 देखने को मिलता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका? चैप्टर नंबर 8 है दक्षिण भारतीय राजवंश। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा चोल। देखिए कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व कर था। यह अवधि के दौरान मौजूद 400 करों में से एक था। चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के विजालय अर्थात 850 से 870 में की गई थी। विजालय में जो कि हम कह सकते हैं नरकेसरी की उपाधि धारण की और इसी के साथ निशुंभ सिदुनी देवी का मंदिर भी बनवाया। चोल वंश की राजधानी तंजापुर थी। तंजापुर जो कि हमारे पास है तंजौर वास्तुकला, कुंजर मंडल एवं राज जो कि पेरू चैन था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वेट्री डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकमात्र किया गया कौन सा कर था? तो आपको बताना है चोल कर था। देखिए वेट्री चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकमात्र कर लिया जाता था जिसका नाम चोल कर था। यह आम लोगों पर वसूला जाता था। आम लोग बिना किसी मजदूरी के राजा और उनके अधीनस्थ जमींदारों के लिए काम करने के लिए विवश थे।
इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4वीं एवं 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो आपको बताना होगा पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में देखते हैं, तो डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, तो डिटेल में आपकी देखने को मिलती है कि 4वीं एवं 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कांचीपुरम का उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य में किया गया है। अब देखिए यहाँ पर राजवंश से राजधानी है। देखिए हमारे पास है पांड्य राजवंश, जो कि हमारे पास है मदुरा मदुरई, चोल राजवंश तिरुवरम, इसके बाद तंजापुर, चोर राजवंश, इसके साथ देखिए यहाँ पर है करूर वाची, जिसे हम कुरशेखरपुरम भी कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोल शिलालेखों में से विद्यापीठों के लिए नरसंहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो इसको बताना होगा आपको यहाँ पर ऑप्शन डी, साल भोग के नाम से किया गया। एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो क्वेश्चंस को देखिए चलिएगा किस समय आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना विजयालय 850 से 870 में की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र सेकंड एवं इस वंश के महान शासन काल थे। स्थानीय स्वशासन चोल काल की प्रमुख विशेषता थी। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख देखने को मिलता है। वेल्लन बगई, जो कि हमारे पास है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के उपहार दी गई भूमि, साल भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान या फिर हम कह सकते हैं तिरुन मट्टू कपी, जो कि मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि, इसी के साथ पल्ली चंदम जैन संस्थाओं द्वारा दान में की गई भूमि। तो यहाँ पर भूमि का नाम किस प्रकार से रखा गया है आप देख सकते हैं। और देखिए नटराज, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो आपको बताना है चोल शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज की जो हमारे पास कह सकते हैं कि नटराज की जो कांस्य चोल वंश के संबंधित है। नटराज का अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। चोलों का समय जो कि हमारे पास है निर्मित धातु मूर्तियों को नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा के विश्व श्रेष्ठतम मूर्तियों में से एक है, मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है। नटराज शिव जी के अनेक रूपों में से एक है, जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? देखिए पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु थी, जो कि पल्लव राजवंश का विस्तार दक्षिण भारत के उत्तरी में तमिलनाडु में लेकर के दक्षिण आंध्र प्रदेश तक था। इस राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो कि नरसिंह वर्धन था, जो कि हमारे पास एक कुराजा तुनुयम के लेखक भरावी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया तथा जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय विजय लय। यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी में 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है विजय लय। देखिए यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। पल्लव राजवंश की समग्र विजयालय में 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया, अपनी नई राजधानी बनाई। तंजौर में जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया कि विजयालय में नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत 875 में शासन बना। आदित्य प्रथम के अंतिम अयोग्य पल्लव शासन जो कि अपराजित वर्धन को हरा करके स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की। पल्लवों पर विजय एवं स्वतंत्र चोल साम्राज्य स्थापित करने के बाद आदित्य प्रथम ने जो कि हमारे पास है कोदंडराम की उपाधि धारण की। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? तो आपको बताना होगा दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इन्होंने 772 में चालुक्य वंश जिसे हम बादामी के शासन कीर्तिवान द्वितीय को पराजित किया। अपने राज्य की राजधानी जो कि हमारे पास है मान्यखेट भी बनाई। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है कि दक्षिण के चोल शासकों पर प्रभाव का काल था। तो देखिए आपको बताना है 9वीं शताब्दी के ईस्वी सन में था। देखिए चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी 850 से 872 विजय चोल ने की थी। विजयलयन जो कि हमारे पास है नरकेसी की उपाधि धारण की तथा निशुभ सुदानी दुर्ग मंदिर का निर्माण कराया था। चोल वंश के प्रथम शासक जो कि विजयालयन आदित्य प्रथम जो कि हमारे पास है परातक प्रथम राजराज प्रथम आदि थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला चैप्टर। देखिए अगला चैप्टर जो कि इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, प्राचीन भारतीय कला का एवं साहित्य। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। अब आइए हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर के क्वेश्चंस। तो देखिए हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना होगा हर्षचरितम। हर्षचरितम जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। एसएससी जीडी में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये डिटेल में देखते हैं। महाकवि बाण जो कि भट्ट सम्राट हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे, जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक 2 गद्य काव्यों की रचना की। हर्षचरित के बाणभट्ट के हर्षवर्धन द्वारा वंशावली देते हुए उन्होंने अपने राजा बनाने का वर्णन किया। अष्टाध्यायी महापड़नी द्वारा अकबर नामा फिजुल फजल द्वारा तथा हम कह सकते हैं मालविका मित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। चंडेला राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव का निर्माण कराया था। तो आपको बताना है यशोवर्धन। तो देखिए कंदारिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश के चंडेल वंश के राजा जो कि हमारे पास है वसुवर्धन द्वारा लगभग 1025 से 1050 के आसपास बनाया गया था। इस मंदिर को हम कह सकते हैं चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो पहले वास्तुकला की भव्यता एवं सुंदरता का एक नमूना था। इसमें जो कि हमारे पास भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो कांधार की द्विभाषी शैला जो अभिलेख हैं वो किन 2 भाषाओं में है। तो आपको बताना होगा ग्रीक और आर्मेइक भाषा में है। गांधार की द्विभाषी शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व शिला के 2 भाषाओं में हैं, ग्रीक एवं आर्मेइक में लिखे गए हैं। ये अशोक द्वारा निर्मित पहला शिलालेख है जो कि उनके शासनकाल में 10 वर्षों में उत्कीर्ण कराया गया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना होगा उद्वर्का। उद्वर्का जो हमारे पास है मंदिर निर्माता की प्रक्रिया का प्रारंभ मौर्य काल से ही शुरू हुआ है, किंतु आगे चलकर इसमें सुधार हुआ। गुप्त काल के मंदिरों की विशेषताओं से परिपूर्ण देखा जाता है। मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियाँ नागर, बेसर और द्रविड़ का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन है डैड डैड डैश सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं में सुमिलित मिश्रण हुआ है। तो आपको बताना है ऑप्शन बी, जो कि हमारे पास है ऑप्शन बी आपको बताना है पट्टाकला। पट्टाकला जो हमारे पास है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पट्टाकला जो है वो बादामी एवं चालुक्य कला के चरमों उत्कर्ष पट्टदमकल में दिखाता है। यह बेसर शैली है जो कि मंदिरों के चट्टानों को काटकर संयुक्त कक्ष को विशेष ढांचे वाले मंदिरों में निर्माण किया देने की प्रक्रिया है। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की इल्गो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। तो आपको बताना होगा शिला जो कि मेरे पास है पदिकारम। सीधा पल्लीकारम जो कि एक प्रसिद्ध तमिल काव्य है, इसे लेखक जो कि मेरे पास है इल्गो आदिगल थे। यह जैनी थी, अतः इस पुस्तक पर जैन धर्म के प्रभाव देखने को मिलते हैं। यह तमिल भाषा का पहला काल ग्रंथ है जो कि हमारे पास है प्रोफेसर महले डालो ने तमिलनाडु साहित्य का इंडियल कहा है। इसे तमिल साहित्य की रत्न भी कहा जाता है। शिल्पदिपुरम जो कि 32 प्रकार की सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। शिशुपाल वंश के लेखक जो हमारे पास है महाकवि माघ थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अवधेश निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो आपको बताना होगा कनिष्ठ के। अवधेश जो थे एक दार्शनिक एवं कवि थे, जिन्होंने कालिदास 5वीं शताब्दी के पहले भारत के सबसे महान कवि एवं संस्कृत नाटक के जनक माने जाते हैं। इन्होंने महाकाव्य
के नाम से जानी जाने वाली एक संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया। इसी के साथ अश्वमेध ने कनिष्ठ के दरबार पर सुशोभित किया, जिनका जन्म उत्तर भारत के साकेत में हुआ था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है डेड डेड डैश इस्पातत्व कला की एक शैली जिसमें नागर एवं द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है, तो आपको बताना होगा बेसर। नागर एवं द्रविड़ शैली से मिश्रित रूप से बेसर शैली कहते हैं। इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली में मंदिरों की आकार आधार एवं शिखर तक गोलाकार वृत्ताकार अर्ध गोलाकार होता है। वृंदावन में वैष्णो मंदिर इसी शैली का बना हुआ है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास का है कल्हड़ के लेखक जिन्होंने डस के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी है, तो आपको बताना होगा कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी है। संस्कृत जो कि साहित्य के इतिहास घटनाओं में क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है नालंदा एवं विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे? स्थापत्य कौन थे? तो आपको बताना है धर्मपाल। धर्मपाल जो कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के स्थापक काल थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। पाल वंश की स्थापना 750 के गोपाल ने की थी। इस वंश ने बिहार और अखंडित बंगाल पर लगभग 750 से 1074 तक शासन किया। धर्मपाल गोपाल के बाद शासन बना और इसी के बाद देखिए साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कई विहारों पर दान किया। इसी के साथ पुनः रुद्धूर कराया। इन्होंने प्रसिद्ध विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किया तथा इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार कराया और भव्य की रूप में 200 ग्रामों को दान दिया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तंजौर के बेदेश्वर जो मंदिर है वो किस धार्मिक ग्रंथ संप्रदाय का है? तो आपको बताना होगा नय नार का है। देखिए दक्षिण भारत के शैव धर्म के प्रचार प्रसार नयनार संतों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 थी बताई जाती है। चोल जो शासक थे राज जो कि हमारे पास है राज प्रथम ने तंजौर के प्रथम राजेश्वर शैव मंदिर की निर्माण कराया। इन्होंने बेदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो कि नयनारों जो कि शैव धर्म से संबंधित है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है नागर जो कि शैली वास्तुकला से निर्मित कौन सी प्रसिद्ध जो कि हमारे पास है अपनी कामोत्तेजन कामुक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना होगा खजुराहो की मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो का मंदिर स्थित है जिसमें नागर शैली में निर्मित अपनी अद्भुत शिल्पकला एवं अकल्पनीय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। खजुराहो के मंदिर के सभी प्रमुख मूल के धर्म वैष्णव शैव एवं जैन का संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर जो कि हमारे पास है काम क्रीड़ा कला के लिए विश्व में प्रख्यात हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना होगा उड़ीसा में। देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे गंगराज वंश के नाम से भी नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। कलिंग शैली के निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में निर्मित है। इसे हम ब्लैक पोगंडा भी कहते हैं। यह सूर्य मंदिर अपनी शानदान जो कि हमारे पास है शानदार वास्तुकला एवं जटिल एवं समृद्ध प्रतिमूर्ति के लिए भी जानी जाती है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर भारत के प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है, तो किसकी है? तो नागर है। देखिए उत्तरी भारत के मंदिरों की वास्तुकला की शैली नागर शैली है। दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला की शैली द्रविड़ शैली मानी जाती है, क्योंकि दक्षिणापथ में मंदिरों का निर्माण नागर एवं द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसे हम बेसर शैली भी कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन है भारत में वैष्णव वादक की वृद्धि के प्रमाण जो कि हमारे पास है होलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो आपको बताना होगा विदिशा में। देखिए होलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक वैसन नगर में पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 113 से लेकर के 110 ईसा पूर्व के मध्य हेरोडोटस ने कराया था, जो कि भारतीय यूनानी राजा के
अवंतीदान के दरबार के राजदूत थे, जिन्हें बाद में युगराज भागदस के दरबार में भेजा गया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको बताना होगा 360। चरक संहिता आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचनाकार आचार्य चरक हैं। इसमें मानव शरीर से संबंधित अनेक रोगों के लक्षण तथा उसमें संबंधित चिकित्सा वर्णित हैं। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में लगभग 360 हड्डियां होती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रावण जो कि हमारे पास है सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो आपको बताना होगा एल्लोरा की गुफा में। महान स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एल्लोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रावण की जो कि दौरा कैलाश पर्वत के हिलाने वाली एक प्रसिद्ध जो कि उत्कीर्णन दृश्य एलोरा की गुफा में है। एलोरा की गुफा की संख्या 16 तथा कैलाश गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसी गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का एक दृश्य उत्कीर्णन दिखाया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो आपको बताना होगा तमिल भाषा में। देखिए संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। इसी के साथ देखिए गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई है? तो आपको बताना होगा कुषाण राजवंश के दौरान विकसित हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि इसका जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो यूनानी कला के प्रभाव के देश में विस्तोत्तर जो कि हमारे पास कह सकते हैं प्रदोषों में से एक जो कि हमारे पास एक कला है, जो कि जिन नवीन शैली का उदय हुआ उसे हम गांधार शैली कहा जाता है। गांधार शैली जो हमारे पास है वो कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई। कुषाण राजवंश प्रतिमूर्ति की दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। गांधार शैली का ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु बौद्ध परंपरा में ली गई थी, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल कितने क्वेश्चंस आपके साथ कंप्लीट किए? 85 क्वेश्चंस, जो कि हम कह सकते हैं कि एनिशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इन्हें अच्छे से रट करके जरूर जाइएगा। इन क्वेश्चंस में से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपके किसी भी सेट में पूछ सकता है। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।